आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पतीरा, डेंगू का बहुत नाम सुनाई पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हर तीसरे चौथे व्यक्ति या हर तीसरे चौथे घर में आजकल कोई न कोई व्यक्ति डेंगू से पीड़ित होकर आ रहा है। एक तो बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर है तो ये कब तक चलेगा? थैंक यू सबसे पहले मुझे इस टॉपिक पर इनवाइट करने के लिए। ये बिल्कुल सही है, डेंगू अभी बहुत ही काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा यूजुअली इसलिए होता है कि जैसे डेंगू है, मलेरिया है या स्क्रब टाइफस है, या इनको हम मौसमी बीमारियां इसलिए बोलते हैं कि इनका एक पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन होता है, साल में ये कुछ जो रहता है उस दौरान ही ये होते हैं। तो डेंगू के बारे में बात करें तो यूजुअली जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक जो रेनी सीज़न या बरसात का जो टाइम रहता है, उस टाइम पर क्योंकि डेंगू मलेरिया ये सब मच्छर जो है इनका वेक्टर है, तो जो मॉस्किटोज से जो बीमारियां होती है, जो बारिश के टाइम पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर मच्छर पनपते हैं और मच्छर के काटने से ये होता है। तो यूजुअली जुलाई या जून से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम है, यूजुअली इस दौरान डेंगू और मलेरिया और दूसरे जो मौसमी बीमारियां उनके केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी ये अक्टूबर नवंबर में भी इतने केसेस डेंगू के कैसे आ रहे हैं? उदयपुर में उदयपुर में खासकर मैं बात करूं उदयपुर की, तो उदयपुर में अभी आसपास के जोन से काफ़ी पेशेंट जो हैं वो वायरल इलनेस या डेंगू फीवर या मलेरिया करके जो हमारे पास एडमिट हो रहे हैं अस्पताल में। और कारण ये है कि बारिश थोड़ी सी लेट हुई है उदयपुर में, और अभी बारिश का थोड़ा सा सिलसिला रहा है। डेंगू का जो वायरस है वो हमारे मच्छर जो होता है एडिस इजिप्टी उसके थ्रू फैलता है, और मच्छर के काटने की वजह से ये होता है। डेंगू के केसेस में मच्छर जो स्पेशल जो एडिस मॉस्किटो है उसकी जो बाइटिंग हैबिट्स हैं वो दिन के समय काटता है, तो हमें सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। मच्छर घर के आसपास जगह पर इकट्ठा ना होने दें, पानी इकट्ठा ना होने दें। गर्मी के बाद से जब कूलर वगैरह को हम यूज़ करते हैं तो कूलर वगैरह की सफाई करें, वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होने दें। घर के आसपास कहीं हरियाली है तो हमें वहाँ पर पानी इकट्ठा ना होने दें, या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए ताकि मच्छर ना पनप सकें। डॉक्टर पतीरा, ये डेंगू का जो मच्छर है आप बता रहे दिन में काटता है और कहते हैं छोटा भी बहुत होता है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके लिए फेवरेबल हैं? डेंगू जो है वो बेसिकली का जो वेक्टर है मॉस्किटो एडिस इजिप्टी, ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा प्रीवेलेंट है। रीज़न क्या है कि अर्बन एरियाज़ में गंदगी, कोई चीज़ जो स्टोरेज करके रखी हुई है, ये हमारे घर के आसपास, घर के अंदर और घर के आसपास ही रहता है। घर के आसपास सफाई करके रखनी बहुत ज़रूरी है। हम तस्वीर लगाते हैं, तस्वीर के पीछे ये पनप सकते हैं। कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है घर के आसपास, वहाँ ये पनप सकते हैं। दिन में काटता है, इसको हम पहचान सकते हैं। घर में जब भी मच्छर होते हैं, हम देखें मच्छर को, यदि इसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। इसके जो शरीर के ऊपर है, जैसे टाइगर्स के ऊपर स्केल्स टाइप के होते हैं, इस तरह के स्केल्स होते हैं। और ये ज़्यादा हाइट तक नहीं उड़ सकता है, तो ज़्यादातर कमर से नीचे वाले हिस्से में ही बाइट करता है। तो सावधानी के रूप में हमें सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि घर के आसपास कोई पानी इकट्ठा ना हो, घर के आसपास कोई कचरे वाले सामान बहुत लंबे समय तक नहीं हो, तो रेगुलर सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब भी हम कहीं बाहर जाएं वहाँ पर हमें फुल स्लीव्स के, पूरी आस्तीन के कपड़े पहन कर रखने हैं, और हो सके जहाँ तक मॉस्किटो रिपेलेंट और इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। ये टाइगर बहुत परेशान करता है डॉक्टर पतीरा। लेकिन डॉक्टर पतीरा, ये नहीं सुझाव देंगे आपकी पाँव में भी सॉक्स वगैरह पहन के रखें क्योंकि ज़्यादा उड़ नहीं पाता? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पतीरा, डेंगू का मरीज़ अगर आपके पास आता है तो क्या वो जान के संकट में भी होता है? मैं सबसे पहले सावधानी बरतने की सलाह दूंगा, और हमें लक्षण को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डेंगू का बुखार या वायरल इन्फेक्शन, उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। पेशेंट को जो लक्षण जो कॉमनली देखने को मिलते हैं, तेज़ बुखार के साथ आँखों के आसपास दर्द, बदन दर्द, जिस तरह से डेंगू के बुखार को हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। तो कभी भी इतना तेज़ बुखार हो, भूख नहीं लगना, उल्टियाँ बराबर होना, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, ये सब एक सामान्य वायरल इन्फेक्शन या डेंगू वायरस के इन्फेक्शन का प्रभाव हो सकता है। तो कभी भी घर में या घर में किसी भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण हों तो सेल्फ मेडिकेशन से बचें और अपने नज़दीकी चिकित्सक से इस संबंध में जो है वो संपर्क करें, ताकि डॉक्टर डिसाइड कर सके कि ये सिंपल वायरल फीवर है या डेंगू बुखार है। अभी हमें जो देखने को मिल रहा है, हमारे अस्पताल में जो पेशेंट्स भर्ती हैं वो काफ़ी लेट प्रेजेंटेशन आ रही है।
जिसकी वजह से डेंगू का जो बुखार है वो कॉम्प्लिकेशन के रूप में, जिस तरह से प्लेटलेट का कम होना, डेंगू की वजह से बीपी का कम होना जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, या प्लेटलेट की कमी से शरीर में किसी भी जगह से रक्त का स्त्राव होना, ब्लीडिंग होना, वो सब चीज़ें देखने को मिल रही है। तो मेरा सभी श्रोताओं से एक ही सुझाव है कि अर्ली स्टेज में ये बीमारी काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है और इसके इलाज बिल्कुल सामान्य रूप से ही संभव हो सकता है। यदि हम देर करते हैं तो डेंगू का वायरस हमारे शरीर में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, प्लेटलेट को कम करता है, और जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है हमारे पास अभी काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट्स जिनकी प्लेटलेट्स काउंट्स 1000, 2000, 5000 है और ब्लीडिंग करके भी आ रहे हैं। तो वो नतीजा ये है कि हम लोग जल्दी सतर्क नहीं हो रहे हैं, हम उसका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करवा रहे हैं, इसी की वजह से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि बोला जाता है कि डेंगू का जो फीवर है 70 से 80% में ये सिंपल सामान्य वायरल इन्फेक्शन के रूप में ही रहता है, और उसका इलाज यदि ना मिल पाए तो ये गंभीर रूप ले लेता है। तो हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर पतीरा, यहाँ थोड़ा सा दोबारा श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर दें कि किसी व्यक्ति को अगर वायरल फीवर आ गया है और उसे डेंगू है तो व्यक्ति भी क्या पहचान कर सकता है कि मैं डेंगू से पीड़ित हूँ या मुझे वायरल हुआ है? बहुत डिफ़िकल्ट है सिंपल वायरल फीवर और डेंगू फीवर को डिफरेंशिएट करने के लिए। लक्षण सबके सेम ही होते हैं। डेंगू फीवर में स्पेशली दर्द, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, कई बार जब डेंगू का वायरस सीरियस रूप में आता है तो शरीर के ऊपर कई बार चकत्ते भी हमें देखने को मिलते हैं जो इंडिकेट करता है कि कहीं ये प्लेटलेट कम होने के निशान तो नहीं है। मैं जिन भी घर में किसी को भी यदि तेज़ बुखार के साथ हो तो सबसे पहली सलाह ये दूंगा कि पैरासीटामोल की टैबलेट्स अपने पास हमेशा रखें ताकि बुखार को जो है कंट्रोल कर सकें। दूसरी बात, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देने चाहिए। शरीर को पूरी तरह से हाइड्रेट करके रखें, जिसमें हम तरल पेय पदार्थ, जिसमें सूप वगैरह, सिंपल पानी वगैरह, ये सब ले सकते हैं। और जल्द से जल्द चिकित्सक को डिसाइड करने दें कि आपको वायरल फीवर है या डेंगू का फीवर है, और उसके लिए कुछ सामान्य इन्वेस्टिगेशन जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल हैं वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फ्री हैं और प्राइवेट लैब्स में भी काफ़ी कम और रियायती दरों पर उपलब्ध हैं। तो अपने चिकित्सक से संपर्क करके इसकी जाँच अवश्य करवाएं। डॉक्टर पतीरा, फिर थोड़ा सा ये स्पष्ट करें कि मलेरिया भी लगभग ऐसा ही होता है। तो मलेरिया आपको उस मच्छर ने काटा है, टाइगर ने काटा है या एनाफिलीज ने काटा है, इन दोनों में कैसे फ़र्क महसूस हो व्यक्ति को कि मुझसे मलेरिया हुआ है या डेंगू हुआ है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या स्क्रब टाइफस, इन सबको हम मौसमी बीमारियों की श्रेणी में रखते हैं। सारे परजीवियों से ये सब जो है वो वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं। इन सब के लक्षण लगभग सेम होते हैं। जैसे कि सेकेंड वेव में हमने देखा कोरोना वायरस, हम सब जान रहे हैं कोरोना वायरस की शुरू की जो प्रेजेंटेशन, इनिशियली जो सिंपल वायरल कोरोना वायरस की सिंपल डिजीज़ है, उसकी प्रेजेंटेशन भी कुछ इसी तरह से होती थी। तो ये भी एक तरह से अभी हम सेकेंड वेव से ऊपर आए हैं और आशा करते हैं कि आप और हम सबकी सावधानियों की वजह से थर्ड लेयर शायद ना आ पाए, और हम सब भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन में कोरोना वायरस भी एक नया चैप्टर जुड़ गया है। तो इसको भी हो जाती है। हाँ, तो इसको भी हमें कंसिडर करके रखना पड़ता है। तो सिमिलरली प्रेजेंटेशन लगभग सबकी वही होती है। तेज बुखार के साथ, चिल्स के साथ बुखार आना, ठंड लग के बुखार आना यूजुअली मलेरिया में देखने को मिलता है। बट अभी कॉमन प्रेजेंटेशंस हैं। हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर मलेरिया भी पॉजिटिव है और डेंगू भी पॉजिटिव है। तो कई बार जो है सुपर एडेड इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो डिफरेंशिएट करना काफ़ी हद तक संभव नहीं हो पाता है। पर हाँ, इन सबको अर्ली स्टेज के अंदर यदि पहचान लिया जाए तो ये जानलेवा नहीं होते हैं और आराम से इलाज संभव हो सकता है। डॉक्टर पतीरा, अर्ली स्टेज पर आपने जोर दिया, लेकिन कोई व्यक्ति आलस में या किसी दूसरे कारण से या गांव में रह रहा है या दूर दराज में रह रहा है और छोटी मोटी गोलियां लेकर, या गांव में तो इंजेक्शन का शौक होता है, वो लेकर ठीक मान ले खुद को या ये मान ले कि ठीक हो जाएगा, तो क्या कितने दिनों तक इसे इग्नोर किया जा सकता है और किस हद तक ये बाद में जानलेवा हो सकता है? चिकित्सक होने के नाते मैं कहूँगा कि इग्नोर तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता कि कौन सी बीमारी और हमारे अंदर जो भी इन्फेक्शन है, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हुआ, चाहे स्क्रब टाइफस हुआ, वो कितना घातक हो सकता है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, हमारी इम्यूनिटी, उससे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी स्ट्रॉन्ग है। इन चीज़ों को हम किसी भी जांच के आधार पे उसको जो है तोल नहीं सकते हैं। तो एहतियात बरतने में फ़ायदा है। और
चिकित्सक आज गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं जहाँ पे मच्छर से बचाव रखने के लिए गवर्नमेंट बराबर से इस चीज़ को लोगों को जो है वो सतर्क कर रही है। तो जब भी आपके पास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं गाँव में, वहाँ निःशुल्क दवाइयाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध हैं। तो हमें केवल वहाँ जाकर डॉक्टर से संपर्क करना है और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो बुखार, जब भी तेज़ बुखार, रात को यदि आपको बुखार आता है तो पैरासीटामोल का जो टैबलेट है वो आप घर पर लें और दूसरे दिन सुबह अपने चिकित्सक से जाकर मिलें और ये उन तक छोड़ दें। वो डिसाइड करेंगे आपकी जांच के आधार पे कि आपको मलेरिया है, डेंगू है, सिंपल वायरल फीवर है, ताकि आपका इलाज एक प्रॉपर तरीके से हो सके। डॉक्टर पतीरा, डेंगू को क्या शहरी बीमारी माने? ऐसा भी कोई प्रमाण है हमारे पास कि शहरों में इसके ज़्यादा मरीज़ होते हैं और गाँव में कम? अर्बनाइजेशन, डेंगू के केसेस जो अभी इतने ज़्यादा देखने को मिले हैं उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे अर्बन जो है इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, खासकर जहाँ पर जनसंख्या या तादाद बहुत ज़्यादा है, क्राउडेड प्लेसेस हैं, वहाँ पे छोटे घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमको एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मच्छर के लिए फेवरेबल चीज़ें हैं। घर के ऊपर जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं, पानी जहाँ जमा होता है, उनकी सफाई काफ़ी समय बाद हो पाती है, वो भी मच्छर के लिए बहुत फेवरेबल प्लेसेस हैं। ये चीज़ें हमको गाँव में देखने को नहीं मिलती हैं। तो अर्बनाइजेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर। दूसरी चीज़ जो मैं देखना चाहूँगा कि डेंगू क्यों बढ़ रहा है। देखा जाता है कि डेंगू दिल्ली और जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली अर्बनाइजेशन एक प्रमुख कारण रहा है डेंगू को स्प्रेड करने के लिए। डॉक्टर पतीरा, एक थ्योरी या बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि वायरल जो भी बीमारी होती है उसका कोई इलाज नहीं है। एक तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर आपको डेंगू हो भी गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पपीता खाइए, कुछ तरह के फ्रूट्स खाइए या आराम करिए, वही इसका ट्रीटमेंट है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये बात तो सही है कि वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं उनके अंदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है उन्हीं का ही रोल रहता है। जैसे कि बात करें डेंगू का, डेंगू के अंदर यदि बुखार आता है पैरासीटामोल लेना है, पर हमें एहतियात बरतना है। एहतियात इस तौर पे कि वो डेंगू का इन्फेक्शन जो आपके शरीर में है वो कितना इन्फेक्टिव है, वो आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। अभी हमारे ओपीडी और आईपीडी में भी जो पेशेंट्स हैं, ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें यही सलाह देते हैं कि आपको अपने आप को जो है वो चेक करते रहना है कि कहीं शरीर पे आपको लाल धब्बे तो नहीं आ रहे। वायरल इन्फेक्शन के लिए बात करें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पैरासीटामोल, अपने शरीर के अंदर पानी की मात्रा पर्याप्त रखना और रेस्ट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर कुछ रिसर्च के आधार पे यदि डेंगू की बात करें, कुछ रिसर्च के आधार पे कुछ रिसर्च मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, उनका काफ़ी हद तक जो है डेंगू के वायरस को जो उसका जो रिप्रोडक्टिव रेट है उसको कम करने में काफ़ी हद तक कारगर हुई हैं। जैसा कि हमने कोरोना में भी देखा, कोरोना में डॉक्सीसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन, इन सब का काफ़ी हद तक रोल रहा था, क्योंकि ये वायरस के जो रेप्लिकेशन है या वायरस को जो बराबर बढ़ने से रोकने का जो है उसमें कारगर साबित हुई थी। उसी तरह से डेंगू के केसेस के अंदर भी काफ़ी रिसर्च जो है वो हो चुकी हैं। शोध के अंदर पता लगा है कि डॉक्सीसाइक्लिन भी काफ़ी हद तक कारगर रही है और हम वो हमारे डेली रूटीन में भी पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये, पर हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट और बीमारी के बारे में थोड़ी सी अपनी सावधानी, ताकि जैसे डेंगू का वायरस या कोई भी वायरस है वो हमारे शरीर में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसके बाद ही बीमारी को हम बीमारी से जो है वो छुटकारा पाते हैं। पर जितने टाइम वायरस हमारे शरीर में रहता है, हमें उस टाइम तक ये देखना है कि वो शरीर के किस किस अंगों को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि ओपीडी बेस पे यदि कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं डेंगू के, तो हम देखते हैं कि कहीं उनके जो हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट्स हैं या सीबीसी की रिपोर्ट्स में कहीं प्लेटलेट काउंट्स कम तो नहीं हो रहे हैं। यदि कुछ बॉर्डरलाइन प्लेटलेट्स कम होते हैं तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप जो है 2 से 3 दिन बाद वापस दोबारा इसकी जाँच कराएँ, ताकि ये बहुत शीघ्रता से तो नहीं गिर रहे हैं। यदि ये गिरते हैं तो फिर आपको एडमिट करने की आवश्यकता रहेगी। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्लस सावधानी, ये दोनों चीज़ें जो है वायरल इन्फेक्शन में कारगर साबित हुई हैं। डॉक्टर पतीरा, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास ऐसे आते होंगे जो डेंगू होने के बाद भी रिकवर तो करते हैं, लेकिन 15 दिन बाद या महीने भर बाद भी दर्द की शिकायत करते हैं, कुछ सिर दर्द की शिकायतें करते हैं, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत बाद ठंड भी ज़्यादा लगने लग जाती है। बताएं कि ये डेंगू होने के बाद की रिकवरी कितने दिनों में होती है और ये कब तक ये परेशानियाँ इस तरह की रहती हैं, और क्या विभिन्न लोगों में ये अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं क्या?
हर आदमी का अपना जो है वो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। हर आदमी की प्रेजेंटेशन, हर डेंगू का वायरस हर किसी के अंदर अलग अलग वे में प्रेजेंट कर सकता है। वायरल इन्फेक्शन से रिकवर होने के बाद 1 से 2 सप्ताह तक वीकनेस रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना, जिसे हम पोस्ट वायरल माइल्जिया सिंड्रोम बोलते हैं, ये कोरोना में भी हमें देखने को मिला था। पेशेंट कोरोना से रिकवर होने के बाद भी वो वीकनेस, थकान या उनके जो स्टेमिना जो रहा था उसमें कमी देखने को मिली थी, तो जिसे हम पोस्ट वायरल सिंड्रोम या पोस्ट वायरल माइल्जिक सिंड्रोम बोलते हैं, उसके अंदर है। तो उसके अंदर हमें स्पेशल कोई मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। हमें चाहिए कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, हमें हमारे शरीर के अंदर हाइड्रेशन प्रॉपर वे में रखें, ऐसी चीज़ें का सेवन ज़्यादा करें जो स्वास्थ्यप्रद हों, जैसे कि फल फ्रूट्स, सैलेड्स वगैरह, और शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो, इसलिए बराबर से अपना हाइड्रेशन बराबर से रखें ताकि शरीर को बराबर से एनर्जी मिलती रहे। तो ये जो है यूजुअली वायरल इन्फेक्शन कवर होने के 1 से 2 सप्ताह तक देखने को मिल सकता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को 1 सप्ताह तक ये वीकनेस रह सकती है, किसी को 2 सप्ताह तक रह सकती है, पर पोस्ट वायरल माइल्जिक सिंड्रोम यूजुअली 1 और 2 वीक्स तक रहते हैं। उसके बाद अपने आप स्वतः ही वो रिकवर हो जाते हैं। डॉक्टर पतीरा, कुछ प्राकृतिक चीज़ों की भी लोग बात करते हैं और चिकित्सक भी उसको सजेस्ट करते हैं कि आप पपीता खाइए, नारियल पानी पीजिए, कीवी खाइए। ये जो प्राकृतिक पदार्थ आप सजेस्ट करते हैं, ये किस लिए करते हैं और क्या किए जाने चाहिए और कौन कौन से? जो भी आपने बताया पपीता और कीवी फ्रूट्स हैं, ये हमारे एलोपैथी के हिसाब से नुकसानदायक तो नहीं है। पेशेंट डेंगू होने के बाद या वायरल इन्फेक्शन होने के बाद जहाँ प्लेटलेट डाउन हो रही है, यदि वो इनका सेवन करता है तो हमारी तरफ से इसमें कोई मनाही नहीं है। एक तरह से फल फ्रूट खाना शरीर के लिए अच्छी चीज़ है। हो सकता है कि डेंगू होने से पहले उसने कभी फल फ्रूट खाया ही ना हो। और इस पपीता और कीवी फ्रूट्स आयुर्वेद में ऐसा देखा गया है कि ये प्लेटलेट को बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित हुए हैं, पर हमारी एलोपैथी में अभी इनका कोई प्रूवन नहीं है। पर हाँ, हम मना भी नहीं करते हैं। यदि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर मैं पपीता खा सकता हूँ, कीवी फ्रूट खा सकता हूँ, उनमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो हम कभी भी उनको मना नहीं करते हैं। हमारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम उन्हें कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं, और साथ के साथ वो जो भी अपने घरेलू नुस्खे हैं या ये आयुर्वेद के संबंधी जो ये चल रहा है वो करने की सलाह देते हैं। यदि पेशेंट को उनको लेने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तो हम मना नहीं करते हैं। और काफ़ी हद तक इनके अंदर देखा गया है कि पपीते के पत्ते वगैरह का जो जूस पेशेंट और उनके अटेंडर हमें आके बताते हैं कि सर ये दे सकते हैं, तो हम उन्हें यही सलाह देते हैं कि आपका मरीज यदि उन्हें ले सकता है, लेने में उसे कोई वॉमिटिंग नहीं हो, उल्टी वगैरह या जी घबराना नहीं हो, तो आप आराम से दें उनको। हमारी तरफ से उसमें कोई मनाही नहीं है। तो एक्चुअली आयुर्वेद को हम नकार नहीं सकते हैं। हम भारतीय हैं और आयुर्वेद हमारा जो है वो प्रमुख शास्त्र रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिनसे शरीर पे कोई दुष्प्रभाव ना पड़े उनको हम नकारते नहीं हैं, उनको सलाह देते हैं वो कंटिन्यू, और हमारे साथ हमारी दवाइयाँ भी साथ में चलने दें। तो मैं यही सलाह दूंगा कि वो आप ले सकते हैं, यदि आपका शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आप उन्हें कंटिन्यू करें। साथ के साथ जो भी डॉक्टर्स ने आपको सलाह दी है उनका भी आप पूरी तरह से पालना करें। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट बट कैन बी एडेड। डॉक्टर पतीरा, कुछ बातें डेंगू की और करते हैं। ये इस मौसम में अक्टूबर के बाद या बाद में जब ठंड आ जाती है तो उसमें भी क्या डेंगू के मरीज़ आपके पास आते हैं, या ठंड आने के बाद ये टाइगर थोड़ा सा गायब हो जाता है? थोड़ा सा जो है उसकी तीव्रता या ये बोलें कि नंबर ऑफ़ केसेस जो आते हैं उनकी क्वांटिटी डेफिनेटली कम होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो ठंडा इन्वायरमेंट है वो मच्छरों के लिए फेवरेबल नहीं हो पाता है। ये जो वर्षा ऋतु के टाइम पे जो मौसम होता है जिसको हम ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल है मच्छरों को पनपने के लिए। तो मच्छरों को भी सर्दी लगती है तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं। तो सर्दी के टाइम पे थोड़ा सा डेंगू के केसेस के अंदर या मच्छर जनित रोगों के अंदर काफ़ी हद तक गिरावट आती है, पर थोड़े बहुत कुछ छोटे छोटे केसेस आते रहते हैं। तो डेफिनेटली ये जो अक्टूबर तक का लास्ट टाइम मानते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में थोड़ी सी इनकी जो है टेंडेंसी धीरे धीरे कम होना शुरू होती है, और जब पूरी सर्दी आती है तो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये जो मौसम है ये वायरस के लिए बड़ा फेवरेबल माना जाता है। और एक वायरस जो हमें और आपको परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो कहीं दोबारा तो अभी दस्तक नहीं दे रहा, जिसे कोविड-19 कहते हैं। कोविड-19 के सेकेंड वेव से हम और आप सभी वाकिफ़ हैं, कितना दुखद था वो सभी के लिए। शायद ही कोई हो जिसको कोविड-19 ने परेशान ना किया। हम यही कहना चाहेंगे, चिकित्सक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। आप और मैं और हम सब सावधानियां बरत कर ही इससे निजात पा सकते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ वहाँ
हर आम व्यक्ति का केवल एक ही सवाल होता है, सर आप क्या मानते हैं कि थर्ड वेव आएगी? तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ कि ये आप अपने आप से पूछें। आप गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना कितनी बखूबी से कर रहे हैं, केवल यही एक पॉइंट है जो डिसाइड करेगा कि थर्ड वेव विल कम और नॉट। तो सावधानी ही इसका बचाव है, और हम और आप ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि थर्ड वेव ना आए, और वो सब हमारे ही हाथ में है। तो बचाव ही उपचार है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सब गाड़ी वापस पटरी पर आना शुरू हुई हैं, स्कूल खुलने लगे हैं, हम घूमना फिरना भी शुरू किए हैं, पर फिल्म भी जाने लगे फिर हैं। भी फिल्म भी जाने लगे हैं, पर जाने में मनाही नहीं है। पर जो भी प्रिकॉशंस हम पहले लेते थे उन प्रिकॉशन को हम अभी भी कंटिन्यू रखें, ताकि आप और हम और हमारे आसपास वाले सब सुरक्षित रह सकें। डॉक्टर पतीरा, जाते जाते लेक सिटी के तमाम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, इसके लिए क्या टिप्स देंगे? मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि आप अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ या मच्छर जनित रोगों से संबंधित है, तो घर के आसपास साफ़ सफाई रखें। घर के आसपास बारिश का, क्योंकि उदयपुर में काफ़ी जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम, रोड के काम चल रहे हैं, वहाँ पर बारिश होने के बाद गड्ढों में पानी भर जाता है, तो अपने आसपास, घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। यदि आप उन पानी को इकट्ठा होने नहीं देते हैं तो बहुत ही अच्छा। उसके बाद यदि रहता है तो कई बार केरोसिन का तेल हम पानी के अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं, तो वो लेयर बन जाती है, तो उन जगह पर भी जो मच्छर हैं वो नहीं पनप पाते हैं। और जैसा कि दिवाली नज़दीक है, घर की साफ़ सफाई हम सब करने के लिए आतुर हैं, तो घर के आसपास गंदगी ना होने दें, घर के अंदर भी गंदगी ना होने दें। घर के बाहर कहीं भी जाएं तो पूरी आस्तीन के कपड़े, जैसा कि बताया कि मोजे या फुल पैंट्स पहनकर निकलें। और छोटे बच्चों के अंदर डेंगू का वायरस ज़्यादा ख़राब या घातक साबित होता है, तो छोटे बच्चों को कहीं भी लेके जाएं तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा के या सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाकर ही बाहर निकाल कर लेके जाएं, ताकि मच्छर के काटने से बचा जा सके और इन बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर नीलेश कुमार पतीरा, आपका हृदय से आभार।